स्टूडेंट्स, मैं अमित शर्मा जूरिस कंसिलियम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सीपी ग्रेड ए में हमारा टॉपिक होगा पार्ट 6 और पार्ट 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पार्ट है पार्ट 6 द स्टेट। पार्ट 6 में हमारा पहला चैप्टर है जनरल क्लॉज। दोस्तों, हम यहाँ आर्टिकल 152 को डिस्कस कर रहे हैं। आर्टिकल 152 द स्टेट के बारे में बताता है, द राज्य मतलब राज्य के बारे में बताता है। यहाँ राज्य के मतलब अनुच्छेद 12 में बताए गए राज्य से नहीं है, यहाँ राज्य का मतलब भारत के संघ राज्यों से है। इस अनुच्छेद में बताता है राज्यों में जम्मू कश्मीर राज्य सम्मिलित नहीं होगा। हम आगे अध्याय 2 कार्यपालिका देखते हैं। कार्यपालिका की शुरुआत राज्यपाल के उपबंधों से होती है। इसमें पहला आर्टिकल है आर्टिकल 153 जो राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताता है। यहाँ आगे बताता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति के 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। हम यहाँ आगे अगला अनुच्छेद देखते हैं आर्टिकल 154 जो राज्यों की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताता है। यहाँ हमें उपखंड 1 में मालूम चलता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वो इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। हम खंड 2 में देखते हैं। खंड 2 के उपखंड का में देखते हैं किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकार को प्रदान किए गए कृत्य राज्यपाल को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी। राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संबंध या राज्य के विधानमंडल से निवारित नहीं करेगी। कुल मिलाकर इसकी मोटा मोटी बात ये हुई, जो काम हमारे राष्ट्रपति कर सकते थे उन्हीं कार्यों की शक्ति राज्यों में हमारे राज्यपाल को दी गई। हमारा अगला अनुच्छेद आर्टिकल 155 है जो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंध में है। यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर या मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। अगला अनुच्छेद हम देखते हैं अनुच्छेद 156 जो राज्यपाल के पदावधि के बारे में बात करता है। यहाँ खंड 1 में लिखा है राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेगा। हम खंड 2 में देखते हैं कि राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। खंड 3 इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पद संभालेगा। इसी अनुच्छेद में एक परंतुक है और वो परंतुक कहता है कि राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। यह उपबंध जो हमने कल पढ़े थे राष्ट्रपति के चैप्टर में, ये सेम उसी की तरह है। अगला अनुच्छेद है आर्टिकल 157 जो राज्यपाल के नियुक्ति को लेकर क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक है और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। हम अगला अनुच्छेद देखते हैं आर्टिकल 159 जो राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बात करता है। हम यहाँ देखते हैं कि प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है अपना पद ग्रहण करने से पहले उसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और ऐसी शपथ ईश्वर की ली जाएगी। हम अगला अनुच्छेद देखते हैं जो मंत्री परिषद से संबंध में है। आर्टिकल 163 कहता है राज्य को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। इस मंत्री परिषद का मुखिया मुख्यमंत्री होगा। यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके संबंध में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करेगा, तो राज्यपाल का अपना विवेक किया गया विनिश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसे अपने विवेक अनुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं। हम यह अगला अनुच्छेद देखते हैं जो राज्य के महाधिवक्ता के संबंध में बात करता है और ये आर्टिकल है आर्टिकल 165। ये बताता है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय या न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए हर किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक रूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे गए उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या अन्य विधि द्वारा उसके अधीन किए गए हों। हम इसका खंड 3 देखते हैं तो हमें पता चलता है कि महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल
निर्धारित करे। यह हमें पता चलता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और अन्य राज्यों के एक सदन से मिलकर बनेगा। हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 172 जो राज्यों के विधानमंडल की अवधि के बारे में बात करता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि हर यानी प्रत्येक राज्य के विधानमंडल की अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी और 5 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम विधानसभा का विघटन होगा। हमारा अगला आर्टिकल है आर्टिकल 174 जो राज्यों के विधानमंडल के सत्र और सत्रावसान और विघटन के बारे में बात करता है। यह हमें पता चलता है कि राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल के सदन का या प्रत्येक सदन के ऐसे समय या स्थान का जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए बुलाएगा, किंतु उसकी एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच में 6 माह का अंतर नहीं होगा। हमारा अगला आर्टिकल है आर्टिकल 176 जो राज्यपाल का विशेष अभिभाषण के बारे में बात करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि प्रत्येक निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ विधानसभा में या विधान परिषद में एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और विधानमंडल को उसके आह्वान का कारण बताएगा। हमारा अगला अध्याय है अध्याय 4 जो राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में बताता है। यह अनुच्छेद बताता है कि विधानमंडल की विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, यानी यह हमें राज्यपाल के अध्यादेश देने की शक्ति के बारे में मालूम चलता है। हमारा अगला अध्याय है अध्याय 5 जो राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में बताता है और इसका अगला अनुच्छेद है 214 जो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के लिए गठन की बात करता है। इसके बाद अगला अनुच्छेद है 215 जो उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्याय होने के बारे में बताता है और यह कहता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे अन्य न्यायालय की शक्तियां होंगी। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 219। यह अनुच्छेद हमें उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताता है और यहाँ हमें मालूम चलता है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रति व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उसके न्यायाधीश या इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समकक्ष जो तीसरी अनुसूची में दिए गए हैं के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। हमारा अगला अध्याय है अध्याय 6 जो अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में बात करता है। यहाँ हमें जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में उपबंध मिलते हैं। यहाँ मालूम चलता है कि किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाला व्यक्ति नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पद स्थापना और पदोन्नति उस राज्य का राज्यपाल करेगा जिस राज्य की राज्यपाल की अधिकारिता शक्ति प्रयुक्त होती है और इसमें नियुक्त किए गए सभी प्रशासक के माध्यम से उस मात्रा तक कार्य करेगा जितना वह ठीक समझे। इसका खंड 2 कहता है कि भाग 6 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकेगा और जहां कोई राज्यपाल इस प्रकार की नियुक्त किया जाएगा वहां ऐसे प्रशासक के रूप में अपने कृत्यों या प्रयोग अपनी मंत्री परिषद से स्वतंत्र रूप से करेगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 240। यह हमें मालूम चलता है कि कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी। यहाँ पता चलता है कि राष्ट्रपति अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादर एंड नगर हवेली, दमन दीव और पुडुचेरी के प्रशासन से संबंधी विधियां बनाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी। हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 241 जो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय के व्यवस्था के बारे में बात करता है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकेगा और ऐसे संघ राज्य क्षेत्रों का न्यायालय चाहे तो किसी एक या 2 से अधिक संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कार्य करेगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट कर बताएं। जय हिंद।